हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। ये प्रश्न पत्र जो है सब्जेक्ट वाइज मोड में दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे है भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान के अंदर जो है टोटल 17 चैप्टर है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 12 तक इसका जो वीडियो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद करेगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर जो है आपके एग्ज़ाम्स में नगण्य क्वेश्चंस आते हैं, यानी 9 के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी की मैं बात करता हूँ तो आप करंट का अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन कंपेरिजन ऑफ चैप्टर 14 और चैप्टर 15। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर 16 और चैप्टर 17 तो ये मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। प्रमुख वैज्ञानिक और उसके जो आविष्कार हैं वो और विविध, ये मैं आपके साथ एक टॉपिक जो है फिजिक्स का डिस्कशन करूँगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो है जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान के है चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 6 तक और चैप्टर 7 का 1 से लेकर और चैप्टर 3 तक। ये जो है वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हैं कि अगर साइंस की मैं बात करता हूँ तो सबसे अधिक कहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बायोलॉजी से क्वेश्चंस जो है आपके आते हैं। अभी जो मैं बायोलॉजी का आपके साथ जो है चैप्टर 4 से लेकर और चैप्टर 9 तक, यानी ये सेक्शन है, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 9 तक चैप्टर 7 का, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और इसके अंदर लगभग 175 के नियर अबाउट क्वेश्चंस हैं। तो ये टोटल क्वेश्चंस जो है मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो अगर अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और ये जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है साइंस का अपने चैनल के ऊपर, ये वीडियो जो है आप श्योर एंड सर्टेन जाकर देखिए, ये आपके एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला टॉपिक है श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र के अंदर जो है मैं क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूँ, जब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। और आपके सब्सक्राइब से, तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। ये पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, कह रहा है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में जो श्वसन होता है ये फेफड़े के द्वारा होता है, यानी फुफ्फुस के द्वारा श्वसन होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो मानव शरीर में जो होता है ये ऑक्सीजन का अभिगमन जो होता है ये आपके इसके कह रहा है कि अभिगमन का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखिए हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सबसे अधिक नाक से सांस लेते हैं ना, तो नाक से जब सांस लेते हैं तो ये सांस हवा जो है ये कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है, यानी फुफ्फुस के द्वारा जाता है तो फेफड़ा में जाता है। तो नंबर 1 पे ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, रक्त के द्वारा जाता है, रक्त के द्वारा जाता है तो नंबर 2 में ये हो गया। और उसके बाद क्या होगा, उत्तक के द्वारा जाता है तो ये नंबर 3 पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो फेफड़े में जो गैसीय विनिमय का स्थल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, देखिए जब रक्त में जो होता है ना ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है यानी कॉन्सेंट्रेशन में जब कमी आती है तो श्वास की गति जो होती है ये बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जो दौड़ते हुए लोग होते हैं ना उसकी श्वास की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्य प्रभावित करती है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को कम कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये करता है एटीपी एडीपी में। देखिए एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है हमेशा एग्जाम्स में आपको पूछ लेता है, तो इसका होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये कन्वर्ट करता है किसमें एडीपी में। तो एडीपी क्या होता है ना एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगला जो क्वेश्चन होता है कह रहा है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो एटीपी के रूप में होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। तो मानव शरीर का फेफड़ा जो है, फेफड़ा जो है ये मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। लंग्स क्या है, लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है यानी श्वसन नाग है जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे परिसंचरण तंत्र का है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। परिसंचरण तंत्र में जो है पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो ये कानों तक पहुंचती है ध्वनि में बहुपरावर्तन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हृदय कब आराम करता है। तो हृदय जो है ये 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण यानी हृदयघात हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो देखिए टांगों में दर्द जो है ये हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, यानी सीने में दर्द, पसीना एवं जी मिचलाना, बाह में दर्द या फिर झंझनाहट जो आता है तो समझिए कि आप हार्ट अटैक के शिकार होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन हृदयघात की सटीक लक्षण है। देखिए जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में तेज दर्द, इसमें से कह रहा है कि कौन हृदयघात का सटीक लक्षण है। तो ये नहीं है, ठीक है। बाकी जो है जी मिचलाना, तेज पसीना और सीने में दर्द, यानी ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2, 4। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय के अंदर जो होते हैं ये 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग के द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। तो ये उपजती है आपके हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई के अंदर जो है वो नाड़ी क्या स्पंदन करती है, हृदय के बराबर। जितनी बार हृदय आपका धड़कता है ना उतना ही आपका नाड़ी जो होता है, कलाई में जो होता है नस होता है ना, वो स्पंदन करता है यानी धड़कता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो ये होता है आपको लगभग 5 से 6 लीटर। अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो 7 से 8%, ठीक है। और अगर हम लोग अपने शरीर के कितने भाग का होता है, हमारा जो शरीर का वजन होता है उसके 1/13 में भाग होता है और 5 से 6 लीटर होता है। तो आप इन तीनों चीज़ को याद रखिएगा। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा है लगभग, अब इससे हम 1/13 कर दें तो आप इसको समझ जाइए कि कितना होगा। और अगर हम लोग 7 से 8% कर देंगे तो ये 4.9 किलोग्राम हो जाएगा अप्रॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इसमें ऑप्शन जो है सही नहीं है।
रक्त होता है, रक्त जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? एक संयोजी उत्तक है। हेमोग्लोबिन क्या है? तो हेमोग्लोबिन जो होता है मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। हेमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये कुछ अम्लीय होता है, ये कथन जो होता है सही नहीं है। अगर हेमोग्लोबिन के पीएच की मान कहते हैं तो ये 7.1 से 7.4 के मध्य होता है, अर्थात हेमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होते हैं। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर हमें चुनना है। कह रहा है कि इसमें लौ होता है तो बिल्कुल सही है, और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तो यह भी बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है तो यह भी बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है तो ये जो है गलत है। तो इस तरह से ये आपके हो जाएंगे 1, 2, 4। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हेमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है तो यह भी बिल्कुल सही है। यह लौ युक्त यौगिक होते हैं तो यह भी बिल्कुल सही है। और यह कुछ रोगों प्रतिरक्षा प्रदान करता है तो यह बिल्कुल गलत है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके 1, 2, 4 हो जाएंगे। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हेमोग्लोबिन का जो कार्य है शरीर में ये ऑक्सीजन का परिवहन करना। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो ये हो जाता है आपको मायोग्लोबिन में। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हेमोग्लोबिन का विलय जो होता है ये केंचुआ में हो जाता है। लाल रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये होता है हेमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त आरबीसी का रंग होता है तो ये होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त जो है शरीर में ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना है? तो 120/80। देखिए जो 120 होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 जो होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये है ना प्रकुचन दाब। देखिए यहाँ पे प्रकुचन दाब 120 ये एचजी में होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? मिली एचजी। और प्रसरण दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये 80 mm होता है। और रक्तचाप को डॉक्टर जिससे नापते हैं वो क्या होता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक की बात कर लेते हैं तो ये 120, और डायस्टोलिक की बात कर लेते हैं तो ये 80। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग रक्तदाब को मेजर करते हैं। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो है ये 140 mmHg है तो इसका उल्लेख Hg में Hg से तात्पर्य है। तो Hg से तात्पर्य है मरकरी से। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है उसका बढ़ जाता है वृद्ध व्यक्ति का। देखिए यहाँ पे कह रहा है नीचे 4 व्यक्तियों का रक्तदाब का मान दिया गया है। ये 4 व्यक्ति हैं और इसके रक्तदाब का मान दिया गया। निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है? तो देखिए वो श्री वाई का जो है रक्तदाब क्या है? सामान्य है 120/80, यानी डी हो जाएंगे श्री वाई। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा रक्त का दाब जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। निम्न रक्त वर्ग यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है ना, ये कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं तो ये बी है। यूनिवर्सल डोनर यानी ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ओ
ओ का रक्त ग्रुप, वो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। आप इसको हमेशा हमेशा के लिए रट जाइए, आज खाना मत खाइए लेकिन इसको रट जाइए, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओ में क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, इसी के कारण ये यूनिवर्सल डोनर होता है और इसका रुधिर सभी व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर जो होता है ना, इस वर्ग में प्लाज्मा में दोनों प्रतिरोध यानी एंटीबॉडीज की उपस्थिति के कारण भी अन्य लोगों में रुधिर इस वर्ग में व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल AB को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको कह लीजिए। ये किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है AB, ठीक है। और इसमें देखिए ये यूनिवर्सल डोनर जो होता है ये होता है, इसके अंदर एंटीजन नहीं होता है और इसमें जो होता है एंटीजन होता है। और AB की बात कर लेते हैं तो इसमें जो होता है एंटीबॉडी नहीं होता है। यहाँ पे आप आगे जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर का काम होता है, तो ये होता है आपको O समूह। देखिए AB रक्त समूह वाले सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है ना। प्राप्तकर्ता की बात कर रहा है यानी एक्सेप्टर की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ये गलत है। एंटीबॉडी नहीं होता है, अभी हमने आपको ऊपर बताया ना एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए इसे रक्त समूह के साथ है ना नहीं होता है। तो एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होता है, एंटीजन तो होता ही है। एंटीजन O में नहीं होता है। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं AB। इसमें जो है ना एंटीजन A और B होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, बस हमेशा अब इसका उल्टा होता है। AB वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी वर्ग हो, यानी कोई भी वर्ग के व्यक्ति के रक्त को ये एक्सेप्ट कर सकता है AB, ठीक है। AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्विक रक्तदाता कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें एंटीजन नहीं होता है, सॉरी एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीबॉडी का अभाव होता है और O में एंटीजन का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सीय रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। तो जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए, तो देखिए उसकी पत्नी का O है, भाई का AB है, पुत्र का A है और पुत्री का O है। तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकता है। तो देखिए जिसका O होगा ना, O यूनिवर्सल डोनर होता है, तो O पत्नी और पुत्री। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 4, 1 और 4 इसमें है, ठीक है। 1 और 4, 1 और 4 कहीं नहीं है, 1 और 4। अब इस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो A है, तो ए वाला भी तो डोनेट कर सकता है ना, ए तो डोनेट कर ही सकता है ना। तो A, तो 1, 3 और 4 इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे D। एक मनुष्य है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है। तो देखिए उसको अगर चढ़ाना होगा ना तो O निगेटिव हम लोग चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए कार्ल लैंडस्टीनर की बात करते हैं तो इसी ने कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह A B और O की खोज किया था। यानी रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध नहीं रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्तदान के लिए उपयोग होना सुरक्षित है। तो ये है आपका O, यानी
ब्लड ग्रुप ओ और RH फैक्टर जो होता है वो निगेटिव होना चाहिए। एक दुर्घटना व्यक्ति में घायल हो जाता है और उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो ओ दिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी RH फैक्टर जो होती है वो निगेटिव होना चाहिए। रक्त समूहों की खोज की है, तो देखिए अभी हमने बताया था आपको, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की है। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से, तो ये बंदर से। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता ... है और उसका गर्भ शिशु ... है। तो ये हो जाएगा आपको RH हीन, माता है RH हीन और उसका गर्भाशय शिशु जो है ये RH सहित, तो ये हो जाएंगे आपके B। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया है और कह रहा है कि इसके वर्ष कुछ उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ, ठीक है, जुड़वा बच्चा हुआ। दंपति ने एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है, और तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग जो है A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है और तीसरे का O पॉजिटिव है। तो गोद लिए हुए पुत्र का जो रक्त वर्ग है वो कौन सा होगा? देखिए उसके मान लीजिए दंपति हैं, तो एक दंपति का एक का रक्त वर्ग है AB और दूसरे का रक्त वर्ग है O निगेटिव, ठीक है। तो जो O निगेटिव है यानी यहाँ पे कह रहा है कि O पॉजिटिव, तो O पॉजिटिव जो होंगे उसके बच्चे का होगा जो गोद लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दंपति का जो AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है, तो इस तरह उनके जुड़वा बच्चों का जो रक्त ब्लड होगा वो होगा या तो A पॉजिटिव होगा या फिर B पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि तीसरे जो गोद लिया गया बच्चा है उसका हो जाएगा O पॉजिटिव। यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O, तो बताइए उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो या तो A होगा, ठीक है, A है, O है, तो उसके पुत्र का O होगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का pH स्तर कितना होता है? तो ये मैंने ऊपर ही आपको बताया था, रक्त का जो pH स्तर होता है वो 7.35 से लेकर 7.45। जो रक्त का pH होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य अर्थात 7.4 होता है। रक्त का pH 7.4। मनुष्य के शरीर में रक्त का जो pH होता है वो कितना होता है? 7.4। एंटीजन वो पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। निम्न में से एंटीजन की मूल्य विशेषता क्या है? तो एंटीजन का जो मूल्य विशेषता है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC जो होता है वो हमारी रक्षा करता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होता है लिम्फोसाइट। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो रक्त के जो संचलन है उसके मदद के लिए लिम्फोसाइट की हमें जरूरत होती है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो देखिए लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है ये तिल्ली या फिर पिलिया कहते हैं, एस्प्लीन में होता है। ये तो हो गया। अस्थि मज्जा में भी होता है, देखिए हाँ एस्प्लीन में होता है, थाइमस ग्रंथि में भी होता है, अस्थि मज्जा में भी होता है। तो ये लिम्फोसाइट का निर्माण होते हैं। तो ये अस्थि मज्जा, तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, तो प्रतिरक्षा का जो सर्वाधिक संबंध है वो लिम्फोसाइट से होता है। मानव रक्त की सैन्यता का कारण है, तो मानव रक्त का जो सैन्यता है ये रक्त में प्रोटीन का कारण है। मानव में श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है, तो श्वेत रक्त कणों का जो व्यास होता है ये 0.007 मिलीमीटर होता है।
रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकतम मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, तो इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। देखिए, अगर क्या होता है ना, ब्लड के अंदर अगर आपका WBC की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया क्या है, एक ब्लड कैंसर है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि WBC की मात्रा अगर आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया जो है ये ब्लड कैंसर है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है तो ये अस्थि मज्जा से बनती है। WBC का बनना और RBC का विनाश होता है तो ये कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। और इसी प्लीहा को हम लोग एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है इसके लिए, छोड़िए आगे आपको मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो रक्त का जो ग्लूकोज स्तर है ये आपको मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर जो होता है ये सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है, तो ये कहलाती है आपको हृदय धमनियां। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो ये है थ्रोम्बिन। इस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो थ्रोम्बिन का संबंध जो है ये रक्त के जमाव से है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है ये 90% होता है। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये जो कथन है आपको रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। देखिए यहाँ पे एसर्शन दिए हुए हैं और ये आपके रीजन दिए हुए हैं और यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर को हमें चुनना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कटे स्थानों में रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। आप फिटकिरी लगाकर जो जैसे अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते होंगे सैलून में, तो वहाँ पे मान लीजिए अगर आपका कट वगैरह जाता है, कट लग जाता है दाढ़ी वगैरह में, तो तुरंत वो फिटकिरी लगा देता है। तो इससे आपका रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकिरी उपयोग किया जा सकता है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय है और जिसमें जो होता है ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकिरी के एल्युमिनियम आयनों के स्कंदन शक्ति का अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है, तो ये इसके रीजन भी हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिससे किसी मरीज को ... का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो ये बनाया है कहाँ, तो ये बनाया है ब्रिटेन ने। यहाँ से हमारा उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट हो जा रहा है और अगर अब तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। एल्कोहल के निराशवीशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायित्व है, तो ये आपके यकृत जो है ना ये उत्तरदायित्व है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो वो कितना पेशाब करता है, तो ये 1.5 लीटर पेशाब करता है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे हमें कह रहा है इसमें से कौन सा कथन जो है ये सही है। अगर हम लोग बात करते हैं बोमन संपुट से निस्यादिन द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं डायलिसिस। निम्न में से कौन सा सही है, तो सही की बात कर रहा है, कह रहा है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डायलिसिस किससे संबंधित है, तो ये है वृक्क से यानी किडनी से। यूरिया
किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है ये गुर्दा के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, यानी गुर्दा बोले तो किडनी। मानवों के गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो गुर्दे जो है ये आपके एक्सक्रीशन है। देखिए गुर्दा जो होता है आपके एक्सेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो प्रति मिनट जो है ये 1200 सीसी जो है रक्त प्रवाह होता है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, तो वो क्या है? वह वृक्क है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपके रक्त में नत्रजन जनित अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ये जमा हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो ये है आपके रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये गुर्दे का काम नहीं है। देखिए यहाँ पे किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो ये है आपको कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो ये होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो ये बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। यहाँ से है तंत्रिका तंत्र है और ये चैप्टर है 7। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड में जो होती है ये 31 जोड़ियां तंत्रिका जो होती है ये निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? तो मनुष्य के अंदर जो है ये 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका जो है ये पाई जाती है। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो मस्तिष्क जो है ये सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, ये तीनों के लिए जिम्मेदार है, तो उपयुक्त में से तीनों के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायित्व है, तो ये बिल्कुल सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायित्व है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 1 और 2 जो है ये दोनों सही हो जाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण केंद्र है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो देखिए अगर हम लोग सुई चुभा दें कहीं पे भी तो आपके कौन से अंग में दर्द नहीं होगा? क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है, तो मस्तिष्क। तो इस तरह से आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो देखिए मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो होती है सेरिब्रम में होती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव शरीर का जो तापक्रम होता है न ही जाड़े में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, वो सेम रहता है। कितना टेम्परेचर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शरीर का तापक्रम जो होता है ये नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापक्रम जो होता है ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये नियंत्रित करता है। परितृप्ति एवं प्यास केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो यह है हाइपोथैलेमस में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम होता है ये कितना होता है? तो ये 98। देखिए इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 98.4 फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे 98 है, ये मैं गलत से 98 लगा दिया हूँ। 98.6 तो आपने ऊपर देखा था ना, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए। 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और अगर केल्विन में अगर मेजर किया जाए तो 310 केल्विन होता है। मनुष्य शरीर का सामान्य ताप होता है, तो देखिए यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सही। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक
निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो निगरन और उल्टी का जो होता है यह मेड्यूला ऑब्लांगटा है। अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो है ये अंतःस्रावी तंत्र है और ये आज के सेशन का ये लास्ट टॉपिक है। तो आइए हम लोग इसके भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आप इस तरह से देख रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं को सन्निहित है। तो पीत पिंड जो है ये आपके अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा। तो ये हार्मोन है आपके ADH के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें सही मिलाप करना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख लेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं जनन ग्रंथि का, तो ये प्रोजेस्टेरोन के द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है ये वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय की बात करते हैं तो इंसुलिन, और अधिक वृक्क की बात करते हैं तो कार्टिसोल। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है। ये हार्मोन है ये सब, और ये कहाँ से स्रावित होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, वो हमें देखना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं तो ये हार्मोन है जो महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। तो टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो ये पुरुषों में वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा ये निकलता है, और इंसुलिन जो होता है ना ये अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या है, ये हार्मोन है। ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है ऊपर, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इंसुलिन क्या है। तो ये अग्नाशय के द्वारा निकलता है। तो आइए इस तरह यहाँ पे आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे ये ए हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती है। तो ये हो जाता है बी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। तो देखिए अगर अग्नाशय में खराबी होगा तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो ये है आपके अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि जो होता है ये आपके अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो ये हार्मोन है आपके सिक्रेटिन। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है। एक क्या है, ये पेप्टाइड है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो होता है ये आपको कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह है इंसुलिन। निम्नलिखित में से इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं मौजूद होती है। तो इंसुलिन में जो धातुएं मौजूद होती है ये है आपके जस्ता। देखिए यहाँ पे कथन एक है, एसर्शन है और रीजन है। कह रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। और उदक मेह वाला जो व्यक्ति है उसको वेसोप्रेसिन
कि अतिशय शराब से ग्रस्त रहता है, तो ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे असर्शंस हैं, रीजन है, और कह रहा है कि कौन सा सही है। देखिए, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। और अल्कोहल के अंतःग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव जो है ये बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आपके सी सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो देखिए, इंसुलिन की कमी से मनुष्य के अंदर क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का जो उत्पादन है ये आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो ये इंसुलिन आपको अग्नाशय से उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो होता है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ पे हार्मोन दिया हुआ है और उसका काम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गैस्ट्रीन जो होता है ये रक्तचाप का नियमन करता है, ये गलत है। गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन सेक्रेशन के उद्दीप्त करता है, तो इस तरह से आपके डी नहीं होंगे। माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोशन को प्रेरित करता है। तो ये करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है। तो ये करता है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो देखिए, प्रोटीन ऑक्सीटोसिन जो होता है ये हार्मोन है, अभी आपने देखा होगा प्रोटीन नहीं है। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। तो कौन सी ग्रंथि पूछ रहा है, तो ये है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाता है यानी पीयूष ग्रंथि। गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ये हो जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो ये है आपको परावट्टू। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि थायरॉक्सिन क्या है। थायरॉक्सिन जो है ये हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है ये आपके थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यहाँ पे एसर्शन दिया हुआ है, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में ग्वाइटर यानी घेघा रोग जो होता है एक सामान्य बीमारी है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा जो होती है वो कम होती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और यही कारण है कि घेघा रोग वहाँ पे अधिक लोग मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है ये थायरॉक्सिन है। क्या है ये? एक अमीनो अम्ल है, ये एक एसिड है। अगला जो कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। तो थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होता है ये आपको आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो ये है आपका TSH। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन है। तो ये है आपके थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन है। आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। एड्रेनलिन एक हार्मोन है, इसकी कमी से एड्रेनिल जो होता है इससे हमें क्रोध, भय और खतरा होता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये स्त्रियां में पाए जाने वाला हार्मोन है। इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज
और फेरोमोन जो होता है ये गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। ठीक है, किससे? फेरोमोन से। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? तो ये हार्मोन है आपका एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है ये क्या है? ये क्रोध, भय, खतरा जो होता है ना, इससे इंडिकेट होता है। तो लरो और उरो है ना, ये एड्रीनेलिन हार्मोन है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति जो होती है ये बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये है एड्रीनेलिन। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन जो है ये आपके पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन जो होता है ये एस्ट्रोजन है, महिला सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो होता है ये एक हार्मोन है। स्त्रियों में रज्जोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो देखिए इसमें से प्रोजेस्टेरॉन, एजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन ये तो मेल का हार्मोन है, बट ये दोनों जो होता है फीमेल हार्मोन होता है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन किसी महिलाओं के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय की, देखिए यहाँ पे ये दो हार्मोन है, ये महिलाओं का हार्मोन है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय के द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर में वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में जो होती हैं ये अधिक वृक्क ग्रंथि यानी एड्रोस्टेनोडियोन यानी पुरुष हार्मोन का स्राव जारी रखती है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद जो होता है ये उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफ़ी कम होती है। तो यूपी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक लोक सर्विस कमीशन है ये आंसर की में सही उत्तर जो होता है ना सी माना था, परंतु बाद में जारी उत्तर पुस्तिका में इसे बाहर कर दिया था। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ये हो जाता है आपको एस्ट्रोन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। किसी व्यक्ति के द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन जो है ये बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियों प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों के सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है, तो ये गलत है। तो इस तरह से आपके बी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें सही मिलाप करना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं हार्मोन का, तो हार्मोन जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन, तो एंजाइम है हमारा लाइपेस, और फॉस्फोलिपिड जो होता है ये हो जाता है हमारा लेसिथीन। बहुलक की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है पॉलीइथीन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें जो होता है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये जो है आपके अग्नाशय के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि विहीनीहीन है? तो विहीनीहीन है ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है मनुष्य के शरीर में विहीनीहीन है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये करता है आपको परावटु यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एसर्शन है, यहाँ पे रीजन है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवधारणीय होता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, तो ये आपका गलत है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगला जो टॉपिक है आपका जनन एवं भ्रूणीय विकास। तो आइए इसके भी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। क्रैकनिशिएशन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है ये आपके अंडवाहिनी में होती है, यानी ओविडक्ट में होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। मानव के शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो शुक्राणु जो है ये आपको डिंब वाहिनी नली में निषेचित करता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन की क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो ये जो होते हैं 1 से 2 दिन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। तो मानव भ्रूण का जो हृदय है ये आपको अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुक्र की रक्षा करती है। तो ये है आपको उल्ब। तो इसी के साथ जो है आज का टॉपिक यानी आज का सेशन जो है वो एंड होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस सेशन को लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।